हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ने अगर देखा हो मेरी सारी प्लेलिस्ट जो भी मैंने चैप्टर्स अपलोड करे थे होम साइंस फॉर क्लास 12th, तो हम लोग बेसिकली यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेसन 2, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 9 हमारे ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट का जितने भी चैप्टर्स हैं वो ये हैं, जो कि बेसिकली मैं ऐसे बताऊँ तो बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत डेप्थ में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग को बेसिकली ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो है जितनी चीज़ें होती हैं हमारी वो इसमें बताई गई हैं। जिसमें हमारा अभी जो हम इस वीडियो में चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 12 स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये है हमारा चैप्टर स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारे स्पेस जो होते हैं, मतलब स्पेस सीधा सा मतलब है घर का स्पेस। ठीक है, हम कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस है, हमारा रूम है, हर जगह जो स्पेस होता है उसे हमें कैसे मैनेज करना है, अपने चीज़ों को कैसे इस तरह से मैनेज करना है कि वो सारी चीज़ें मैनेज रहें, कहाँ पे क्या काम हम करते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे वो सामान होना चाहिए। घर हमारा कितना बड़ा है, किसी का ज़रूरी नहीं है हर कोई बड़े बड़े घर में ही रह रहा हो, किसी का 1 BHK है, 2 BHK है, फैमिली बड़ी है तो उस घर में एडजस्ट कैसे हो रहा है, सामान बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सीता एंड एनी आर बोथ लिविंग इन 2 bedroom अपार्टमेंट। 2 BHK फ्लैट है, मतलब कि 2 bedroom अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम, इस तरह का घर है उनका। ठीक है, और 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, एनी और सीता, दोनों ही अपने परिवार के साथ 2 bedroom अपार्टमेंट में रहती हैं। ओके, नॉट ओनली इज़ देयर फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ द सेम बट देयर फर्नीचर एंड फर्निशिंग आर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। खाली उनके परिवार के जो मेम्बर्स हैं, मतलब उनके परिवार के जो क्वांटिटी है, लाइक अगर उसके फैमिली में, सीता की फैमिली में 4 लोग हैं तो एनी के फैमिली में भी 4 लोग हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो फर्नीचर है और जो घर के सामानों की जो क्वांटिटी है वो भी ऑलमोस्ट दोनों के घर में बराबर ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोग भी जितने हैं, 4 मेंबर सीता के घर में हैं, 4 मेंबर एनी के घर में हैं। जो फर्नीचर हैं, घर के सामान हो गया, बेड, कबर्ड और वॉशिंग मशीन एंड ऑल, जितने भी हमारे स्टफ सामान होते हैं तो वो सब भी दोनों के घर में ऑलमोस्ट सिमिलर उतनी ही क्वान्टिटी में है। ओके, yet when you walk into their houses, one looks more spacious than other. Have you ever experienced this kind of feeling in some houses? Do you think it is only a feeling, or do you consider this is to be real? Well, you are right. The same type of houses can appear to have more space or less space depending on how a person has organized it. In this lesson we will discuss what space organization means and how we can achieve it. तो बेसिकली इसमें बताया है कि अब जैसे सीता और एनी का घर है, मैंने आप लोग को बताया हर चीज़ उन दोनों के घर में सिमिलर है। ठीक है, मिलती जुलती है, लोग भी और उसके घर के सामान भी। लेकिन जब भी हम जस्ट एग्जांपल में ले लो कि हम सीता के घर जाते हैं तो बहुत ही मतलब कि पैक्ड सा घर लगता है, ऐसा लगता है घुटन हो रही है वहाँ पे, मतलब एटमॉस्फेयर लगता ही नहीं है खुला खुला सा, ऐसे लगता है सारे सामान एकदम मुंह पे रखे हैं। लेकिन जब हम एनी के घर जाते हैं तो जबकि परिवार भी उतना ही बड़ा है, सामान भी उतना ही है, लेकिन एनी के घर जाते हैं तो वो और ज़्यादा स्पेशियस सा नज़र आता है, जहाँ पे बहुत स्पेस है, चलने की जगह भी है, सामान भी लग रहा है दूर दूर रखा हुआ है, घर भी थोड़ा उसी साइज़ का है एग्जैक्टली, लेकिन जस्ट उसकी सेटिंग घर की ऐसे ही कि लग रहा है कि घर थोड़ा बड़ा सा है, खुला खुला सा फील हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं स्पेस मैनेजमेंट में डिपेंड करती है कि हम अपने स्पेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, है ना। तो यही सब जो है बेसिकली इसमें बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट से अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पर आते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, मतलब और ज़रूरत स्पेस मैनेजमेंट की क्या होती है।
You have already learned in the previous lesson that space organization is necessary to save time and energy. Space organization means assigning space to an activity and systematically arranging all the materials required for it. तो बेसिकली हमने इसके पहले का चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, टाइम एनर्जी आई थिंक होगा, आई एम नॉट डैम श्योर, लेकिन उसमें क्या था कि मतलब ये इसका एग्जाम्पल बताया गया होगा किसी टॉपिक में कि हाँ हमें अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए मतलब स्पेस भी इस तरह से मैनेज रखना चाहिए कि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे अगर हम अपनी किताबें ना रखें, हमारे पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में हमें पता है हमें यहीं पे बैठ के पढ़ाई करना कंफर्टेबल रहता है, लेकिन हम किताबें दूसरे कमरे में रख रहे हैं, है ना, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, जो भी स्टफ्स हम पढ़ाई में यूज़ करते हैं वो सब दूसरे कमरे में। तो जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी देर पर क्लिक करेगा, अरे यार बुक तो ले आए, पेन लाना भूल गए, पेन ले आए तो अरे यार ये वाली किताब चाहिए थी, गलत उठा लाए। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, टाइम, फिर आप उठ के जाओगे, एनर्जी लगेगी, लेकर आओगे, पूरा टाइम लगेगा आपका। तो वो सब सारी चीज़ें, टाइम एनर्जी वाला जो चैप्टर था ना, उसके टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट नाम से एक चैप्टर है, तो उसमें बताया गया था। वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो मैंने 1 साल पहले या आई थिंक कुछ महीने पहले ही, नॉट एग्जैक्टली 1 साल, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले ही वो वीडियोस भी डाले हैं। लेकिन अब ये रिसेंटली जो चैप्टर में चेंजेस हुए हैं, जो थ्योरी एग्ज़ाम में चैप्टर्स आने वाले हैं, उसकी मैं इसलिए अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे बोला गया कि आपने पिछले चैप्टर में ये सब चीज़ें जानी हैं। दस द इम्पॉर्टेंस aspects of organization are allotting space for the activity, making available on the spot all that is required for the activity। मतलब जस्ट लाइक स्टडी का ही एग्जांपल फिर से ले लीजिए कि हाँ आपके जो स्पेस है जहाँ पे आप बैठ के जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो सारे सामान वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, है ना। और मेकिंग अवेलेबल ऑन द स्पॉट, सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट आपके पास अवेलेबल हो अगर आप मैनेज करके रखेंगे तो। और तीसरा है अरेंजिंग अ सिस्टमैटिकली ऑल द मटेरियल्स एंड रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। और सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखना अपने स्पेस में जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, ताकि वो एक तरह से जब आप काम करने बैठो तो हैंडी होनी चाहिए कि बस आपने हाथ बढ़ाया और आपको वो चीज़ मिल गई। पेन बॉक्स सामने होना चाहिए, हाथ बढ़ाया आपको पेन मिल गया। किताबें सामने होनी चाहिए, हाथ बढ़ाया और किताब उठा ली। तो इस तरह का सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें सेटल होनी चाहिए। ओके, It is desirable that all the materials required for performing a specific task are stored nearby so that you do not waste your time or energy in collecting the materials and storing it back. Such an arrangement for storage is termed as functional storage. यही सेम चीज़ को हम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, हैंडी होनी चाहिए चीज़ें कि आप हाथ बढ़ाओ आपको मिल जाए, आपके आसपास से सिस्टमैटिक तरीके से सारी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, उसको जो है फंक्शनल स्टोरेज कहते हैं। ओके, वही चीज़ को आपको अपने शब्दों में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पैराग्राफ पढ़ के भी समझ सकते हैं कि फंक्शनल स्टोरेज वो चीज़ कहलाई जाती है। ठीक है। So also if 2 or more activities need to be performed nearby, then their working areas can also be organized in such a way, मतलब एक साथ आपको 2 तरीके के आप काम कर रहे हो, है ना, तो मतलब वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इतने दूर दूर नहीं होने चाहिए कि आपको भाग भाग के दौड़ दौड़ के इधर से उधर जाना पड़े, लेफ़्ट राइट करना पड़े, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉश यूटेंसिल्स वाइल फूड इज़ बींग कुकड एंड द वाटर अरेंजमेंट इन द किचन, देन बोथ द टास्क कैन बी कंप्लीटेड सिमल्टेनियसली इफेक्टिवली। तो मतलब बेसिकली इसमें एग्जाम्पल जो दिया है, बोला गया है कि जस्ट आप खाना भी बना रहे हो और आपको बर्तन भी धोना है, तो अब पूरे टाइम ऐसा तो है नहीं आपने कुकर बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, वो सीटी हो रही है, आप उसको खड़े होकर देखते तो नहीं रहोगे, है ना। उतनी देर में जो है मतलब लाइक आपका ये भी है कि हाँ भाई सीटी हो गई, सुनाई ना दे, क्योंकि अगर हम बर्तन कहीं और जाके धो रहे हैं दूसरे एरिया में तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो डेफिनेटली किचन का जिससे रिलेटेड सामान है वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है वो उसी इतने ही एरिया में होना चाहिए। जस्ट लाइक एक साइड पे आपने कुकर चढ़ा दिया, ढक्कन लगा दिया, वो सीटी होगी 2-3 मिनट में, उतनी देर में जो है आप जस्ट आपको गैस सिम करनी है, कम करनी है, इतना ही काम है आपका। लेकिन आप खड़े होकर वहाँ वेट नहीं करोगे कि पहले ये हो जाए सीटी, मैं सिम कर लूँ फिर मैं जाऊँगी बर्तन धोने, नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो आपकी जस्ट 2 कदम के दूरी पर ही जो है जस्ट आप मुड़ो और वहाँ पर आपके पास वॉश बेसिन हो, बर्तन हो और वाटर सप्लाई हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जस्ट आप खड़े होकर बर्तन धोते रहो। जैसे ही पीछे सीटी बजी, घूमे,
सिम कर दिया गैस। तो सबके घर में बेसिकली इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन जिसके वहाँ नहीं है उसके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कि आपका हाँ बर्तन धोने का सिस्टम बहुत दूर है, पाइप लगा हुआ है, वहाँ पे जा रहे हो आप, फिर वहाँ पे बैठ के बर्तन धो रहे हो या फिर खड़े होकर ही सही। अगर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है तो वो एक वुमेन के लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है दो तरफ मैनेज करना, कि वो खाना भी बनाए, फिर दौड़ के जाए बर्तन भी धोए, फिर वापस आए गैस सिम करे। तो वो जस्ट आपका टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, थक भी रहे हो आप, है ना। तो वो सारी मिसमैनेजमेंट ही कहलाई जाती है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बट इफ़ वाटर सोर्स इज़ एट अ डिस्टेंस देन अननेसेसरी मूवमेंट्स हैव टू बी मेड, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट ही होगा वो, कि हाँ आपको बार बार इधर से उधर दौड़ना पड़ रहा है। और हैव टू बी मेड वाइल डूइंग द टू जॉब टुगेदर, और वन विल हैव टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर दी अदर। तो या तो आप एक बार में एक ही एक्टिविटी करो, खाली खाना बना लो, वेट करो कि पहले सीटी हो जाए, मैं गैस सिम कर लूँ, फिर एक और सीटी हो, मैं बंद करके फिर जाऊँ बर्तन धोने, तो वो कहीं ना कहीं वो भी टाइम वेस्ट ही है। फिर आप एक साथ दो काम जब कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, मोर ओवर व्हेन स्पेस इन द हाउस इज़ लिमिटेड इट शुड बी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज्ड। अच्छा, अब घर अगर छोटा है, ठीक है, घर छोटा है तो आपको हर एक कोना, घर का एक एक जगह जो है ढंग से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू जितना सामान आपके पास है। फॉर इंस्टेंस, अ बेडरूम इज़ यूजुअली यूज्ड ओनली एट नाइट फॉर स्लीपिंग, देयरफॉर इट इज़ वैकेंट ड्यूरिंग द डे when it can be used for studying purposes. Similarly, the living room can be used for sleeping at night. For this purpose, some specific arrangement need to be made to perform these additional activities effectively. You will study about this later in this lesson. तो बेसिकली हाँ, जैसे अगर आपका घर छोटा है, 1 BHK है, ठीक है, सिर्फ एक बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है और बाकी किचन एंड वॉशरूम है, तो किचन में तो किचन का ही काम होगा। और आपका रहा बेडरूम और ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में बेसिकली अब घर में अगर लोग ज़्यादा हैं तो आप बेडरूम को नाइट पर्पसेस में ही यूज़ करो, कि हाँ सोना है तो बेडरूम में आ गए, और दूसरा बेडरूम को हम अब नहीं है जगह तो हम स्टडी रूम के हिसाब से भी बेडरूम को यूज़ करते ही हैं। बहुत घरों में यही होता है बेसिकली, कि हाँ अपने बेडरूम को हम स्टडी रूम भी बना के रखते हैं, कि हाँ रात को सोए भी, फिर अगर छुट्टी है हमारी, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तो हम उठे, हमने वहीं पे किताब खोला, वहीं बेड पे बैठकर हमने टेबल वाली, बेड वाली जो टेबल होती है वो वाली लगाई, या फिर ऐसे ही रख के हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा स्टडी रूम भी हो जाता है, बेडरूम भी हो जाता है। कई बार हम डिनर भी वहीं बैठ के कर लेते हैं। और अगर ड्राइंग रूम है ना, तो ड्राइंग रूम में क्या है, कई बार लोग ज़्यादा हैं घर में तो सोने का अरेंजमेंट भी वहीं पर हो जाता है। तो डेफिनेटली इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। जस्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो सामान है आपका, वो आपको ढंग से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या रखना है, ताकि सब अरेंज हो सके। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट आगे अभी फ़िलहाल अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिविटी एरियाज़ इन अ होम। एक्टिविटी एरियाज़ जो होते हैं हमारे घर में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। सो ऑब्ज़र्व various activities that are performed in our house and make a list of all these activities, compare it with the following list। अब यहाँ पे आप अपने घर में ही, चाहे आपका घर छोटा है बड़ा है, डजेंट मैटर, आप अपनी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, आपके घर में क्या क्या काम करने के एरियाज़ हैं, एक्टिविटी एरियाज़ कितने हैं आपके। एक जहाँ पे कुकिंग होती है, दूसरा जहाँ पे वॉशिंग होती है, कपड़े वपड़े धुलते हैं, है ना, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं। आई थिंक कुकिंग के एरिया में ही आप लोग के यहाँ बर्तन भी धुलते हैं, है ना। तो उसके अलावा है स्लीपिंग, जहाँ हम सोते हैं। स्टडिंग, क्या आपका अलग से स्टडी रूम है, या जहाँ आप सोते हैं बेडरूम है आपका, वहीं आप पढ़ाई भी करते हैं, है ना। प्लेइंग एंड वॉचिंग टीवी, लिसनिंग अ रेडियो सुनने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक एरिया की ज़रूरत नहीं है, रेडियो हम कहीं पे भी बैठ के सुन सकते हैं, है ना। और अब आजकल के जनरेशन में तो डेफिनेटली रेडियो का इतना वो नहीं है कि हाँ आपके पास जो रेडियो आता था अलग से, उसे आप रख के सुनो। फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल है, राइट। तो आप उसे, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी एरिया की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे टीवी वगैरह देखनी है तो जिस कमरे में टीवी लगी है, ड्राइंग रूम में लगी है, तो वही वो आपका एक तरह से एंटरटेनमेंट स्पॉट हो गया, वहाँ आप बैठकर देख सकते हो, राइट। और एंटरटेनिंग वही चीज़ हो गई, मतलब टीवी देख रहे हो, फ़ोन वगैरह तो आप कहीं भी बैठ के देखोगे, जगह की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हम अपने लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक लिस्ट दे दिया है। मोस्ट ऑफ दी
Above activities can be broken down into sub-activities. For example, cooking comprises of storing or food stuffs, pre-preparation, example washing and cutting vegetable, kneading flour, or cooking and giving finishing touches, washing utensils, serving the food and store of leftovers. तो मतलब देखो, हाँ एग्जैक्टली हमने अभी भी यहाँ पे यही करा. अब कुकिंग में और वॉशिंग यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें हमने टुकड़ों में बांट दिया. अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम एक ही एरिया में इमेजिन कर रहे हैं कि यार देखो खाना है, खाना पकेगा भी एक ही जगह पे. प्री प्रिपरेशन मतलब जैसे सब्जियां काटना, छीलना, आलू छीलना, जो हम खाना बनाने से पहले तैयारियां करते हैं ना, तो उसे प्री प्रिपरेशन कहते हैं. तो वॉशिंग हो गया, वेजिटेबल कटिंग करना है ना, या फिर आटा गूंदना, तो वो सब चीज़ों के लिए अलग जगह की ज़रूरत है नहीं, वो सब हम किचन में ही करते हैं. वॉशिंग यूटेंसिल्स, हम बर्तन भी किचन में ही धोते हैं. और कुकिंग या फिनिशिंग टच देना, प्लेट सजाना है ना, कुकिंग करना, वो भी हम किचन में करते हैं. सर्विंग फूड एंड स्टोर ऑफ लेफ्ट ओवर्स, खाना वहीं पे सर्व करके हम निकाल कर कई बार देते हैं, नहीं तो हम सारा सामान लेकर जाते हैं जहाँ पे भी हमारा डाइनिंग टेबल है या हमारा ड्राइंग रूम में हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा खाने की जगह है. तो वो या तो हम सर्व किचन में ही करते हैं या बाहर करते हैं, या फिर स्टोरेज ऑफ लेफ़्ट ओवर्स, मतलब जो खाना हमारा बच जाता है उसको हम स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली फ्रिज में करते हैं, कहीं रखते हैं उसे. और therefore the provision required for cooking would be raw materials like groceries, vegetable, etc., utensils, source of water, preparation areas, cooking range, stove, fuels, स्टोरेज एरिया, होल्डिंग एरियाज़ फॉर कुक्ड एंड लेफ़्ट ओवर फूड्स. तो मतलब अब वो एरिया जो है बहुत सारी चीज़ों से कवर्ड है, लेकिन उसकी एक अलग ही कैटेगरी है. अब यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टिल किचन का ही एक हिस्सा हैं, है ना. अब वहाँ पे आप चीज़ें स्टोर भी तो कर रहे हैं, आप जितने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना बनाना है, कुकर चाहिए आपको, तो बेडरूम में आप कुकर नहीं रखेंगे ना, आप किचन में ही रखेंगे. कोई अलमीरा होगी किचन में, उसके अंदर डाल के रखेंगे कि अरे खाना बनाना है तो कुकर जो है बेडरूम से लेकर आना पड़ेगा. नहीं, पतीला जो है ड्राइंग रूम से लेकर आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं. किचन है, किचन के सारे सामान भी डेफिनेटली वही होंगे, है ना. तो वहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल्स होंगे, सारे ग्रोसरीज़ के सामान होंगे, दही, चावल, आटा, दालें, सब कुछ एक जगह पे हम करके रखेंगे डब्बों में स्टोर करके. वेजिटेबल्स क्या है, फ्रिज भी वहीं पर होना चाहिए पास में ही किचन के, है ना. फ्रिज भी मैंने कहा, फ्रिज का मैंने कई बार देखा है कि फ्रिज काफ़ी दूर दूर रखा होता है कुछ घरों में. अब औरत को जो है खाना बनाना है, उसे सब्जियां चाहिए, तो वो पहले चल के जाए कमरे तक, है ना, फिर वो फ्रिज खोले, फिर वो निकाले, फिर वो कुछ भूल जाए, फिर वापस पलट कर आएगी, फिर खोलेगी, फिर निकालेगी. तो ये वाला सिस्टम कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट वाली चीज़ में इंक्लूड होता है. तो ये सारे सामान हो गए. अब सिमिलरली कंसिडर द एक्टिविटी एरिया फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. अब इसी तरह से कपड़े धोने का इमेजिन कर लीजिए आप लोग खुद ही अपने लेवल पे कि वी वुड नीड प्रोविज़न ऑफ फॉर वाटर. एक तो वाटर सप्लाई होना चाहिए डेफिनेटली, और प्रोविज़न ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग, जैसे कि सोप होना चाहिए, डिटर्जेंट होना चाहिए, ब्लूइंग एजेंट नील जो होती है ना, और स्टार्च. तो इस तरह की सारी जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं कपड़ा धोने में, तो वो सारी चीज़ें वहीं पर हैंडी होनी चाहिए कि हाँ अब हमें कपड़ा धोने जाना है, तो जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है वहीं पे सामान भी अवेलेबल हो. नहीं तो दूर दूर रखा होगा तो हमें भागना पड़ेगा इधर से उधर, राइट. इसी तरह से बकेट, मग, ब्रश, इफ़ वॉशिंग मशीन है, अगर ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी उस केस में, तो बीइंग यूज्ड टू प्रोविज़न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉइंट, सॉरी. जहाँ पे आप प्लग लगा के वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर सको, तो वहाँ पे एक ऐसा प्लग पॉइंट हो जहाँ पे आप प्लग लगा लो ईज़िली, राइट. अरेंजमेंट टू कलेक्ट सॉइल्ड क्लोथ्स, गंदे कपड़े जो है कलेक्ट करने का अरेंजमेंट होना चाहिए. जैसे लॉन्ड्री बैग होता है, तो हम उसमें गंदे कपड़े पूरे हफ्ते के डाल के रखते हैं, फिर एक दिन आता है ऐसा जिस दिन पूरे दिन कपड़ा धुलता है, राइट. सबके घर में ऐसे ही होता है. ओके, सो प्रोविज़न फॉर क्लोथ्स, क्लोथ लाइन्स एंड पेग्स और क्लोथ्स रैक फॉर ड्राइंग. तो हाँ, फिर वहाँ पे सुखाने की जगह भी होनी चाहिए. आप स्पिन करके आप निकाल रहे हो, या आप कपड़े अपने हाथ से अगर धोते हो तो उसे निचोड़ के फिर कहीं फैलाने की जगह भी होनी चाहिए, चाहे आपका बालकनी हो, वरांडा हो, है ना, या जो स्टैंड आता है कपड़े फैलाने का वो हो. तो ये सब चीज़ें हैंडी हो कहीं ना कहीं तो ईजी रहता है. इनफैक्ट ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर सब एक्टिविटीज़. तो इसी तरह से हाउस होल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इसी तरीके से, जैसे हमने अभी देखा ना किचन का और कपड़े धोने का सिस्टम, इनको छोटी छोटी सब एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड करके देख सकते हैं. डूइंग दिस एक्सरसाइज
of analyzing each activity is important because it helps us to know the nature of the activity. तो ये चीज़ एनालाइज करना ज़रूरी है क्योंकि हम एक्टिविटी का एक तरह से नेचर समझ जाते हैं, किस तरह का काम है और क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होने वाली हैं, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहें और अपना अरेंजमेंट करके रखें, राइट, एंड वर्क आउट टू द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर दीज एक्टिविटीज़. ऑल राइट, सो इसके बाद हमारा फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी चैप्टर है आई थिंक, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा. स्टिल कुछ पूछना हो तो कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करिए. ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है. जस्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए और जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आप लोग को आगे समझा दूँगी. ओके, और चैनल पे न्यू है तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.